गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशीष कुशवाहा आप सभी का एमबाइब पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम फिनिश कर चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलिए आज की क्लास बिल्कुल डिले किए बिना हुआ हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। और आप लोग जानते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है। रिप्रोडक्शन में कोई भी पेरेंट्स, माता पिता ह्यूमन में अपने नई संतान को जन्म देने की प्रक्रिया करते हैं। तो ये है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपके एग्जाम से 1 to 2 क्वेश्चंस ऑलवेज पूछे जाते हैं। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज आप लोगों को मैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काफ़ी सारे फैक्ट्स बताने वाला हूँ कि स्पर्म किस तरीके से एक यात्रा तय करता है और स्पर्म के काउंट्स कितने होते हैं, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से होते हैं, मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से होते हैं, स्पर्म को न्यूट्रिशन कौन देता है, कौन से सेल से स्पर्म बनता है, कौन से सेल से स्पर्म को न्यूट्रिशन मिलता है। तो ये सारी जानकारी, सारे फैक्ट्स जो है आज की क्लास में आप लोग जानने वाले हैं। तो ये है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम। सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि रिप्रोडक्शन आखिर कौन सा प्रोसेस है। फिर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे, देन हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, रिप्रोडक्टिव भी बोल सकते हैं, सेम ही वर्ड है, तो उसमें कोई भी कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कि आप इस चैप्टर के बारे में कितना बेसिक जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द फर्टिलाइज्ड ओवम इज ऑल्सो कॉल्ड एज। फर्स्ट ऑप्शन ए है जाइगोट, बी ऑप्शन है फीटस, सी ऑप्शन है ब्लास्टोसिस्ट और लास्ट ऑप्शन है एम्ब्रियो। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका। जब कोई फीमेल का ओवम किसी मेल के स्पर्म के द्वारा क्या होता है, फर्टिलाइज हो जाता है, तो उससे जो बनता है सेल, उस सेल को नाम दिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों जाइगोट। ठीक है, जाइगोट के बाद उन सभी सेल्स में क्या होता है, कोशिका का विभाजन होता है। ठीक है, कोशिका का क्या होता है, मायोटिक डिवीजन होता है और देन छोटे छोटे सेल्स बनते हैं और वो जब सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको बोला जाता है ब्लास्टोसिस्ट। उसको क्या बोला जाता है, ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट के बाद फीटस और फिर एम्ब्रियो। ये पूरा प्रोसेस होता है मेरे प्यारे बच्चों। और देन फिर 9 मंथ का जो है जिस एक पीरियड होता है, देन उसके बाद बर्थ होता है बच्चे का। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर आप लोगों ने जाइगोट आंसर लगाया है, तो जाइगोट इज द राइट आंसर। देखिए, इन वन ऑफ द 2 फैलोपियन ट्यूब्स, ओके, 2 फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। और जिस तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है फीमेल्स में, तो एग या ओवम आप बोलिए, वो एक मंथ में अगर लेफ्ट साइड में है फैलोपियन ट्यूब में, तो नेक्स्ट मंथ में वो फिर राइट साइड में होगा, मतलब साइड्स बदलती रहती है। तो 2 फैलोपियन ट्यूब होती हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड में। उसमें से किसी भी एक में मेल के जो गैमेट्स होते हैं, स्पर्म, जो फीमेल के गैमेट्स होते हैं, एग या ओवम बोलिए, आपस में एक साथ फ्यूजन करते हैं और फ्यूजन करके वो जो सेल बनता है उसका नाम क्या दिया जाता है, जाइगोट। क्लियर है बात। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, स्पर्म सेल आर डिस्कवर्ड बाय। पहला ऑप्शन विलियम हार्वे, जिन्होंने ब्लड की खोज की थी, आप लोगों को याद आ रहा होगा। ठीक है, और देन उसके बाद एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इनको सेल की खोज के लिए भी जाना जाता है, इन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर्ड किया था। फिर रॉबर्ट कोच और लास्ट में है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। रॉबर्ट हुक अलग हैं, रॉबर्ट हुक ने भी सेल की खोज की थी मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन वो सेल डेड सेल था। उन्होंने कॉर्क है ना, उससे मधुमक्खी के छत्ते जैसा कॉर्क दिख रहा था, तो उसमें उन्होंने सेल की खोज की थी, डेड सेल की। तो यहाँ पर अगर मैं स्पर्म सेल की बात करूँ, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने ही लिविंग सेल की खोज की थी, बैक्टीरिया में खोज की थी, और ये एक तालाब के पानी में बैक्टीरिया उन्होंने खोजा था। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। और स्पर्म जो है वो सबसे छोटा सेल भी होता है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मैं देख पा रहा हूं कि काफ़ी बच्चों के आंसर आ रहे हैं और ये यहाँ पर सॉल्यूशन मेंशन है। 10 साइंटिस्ट हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, और 1677 में इन्होंने क्या किया था, स्पर्म की खोज की थी साइंस के क्षेत्र में।
द प्रोसेस वाई विच द एग बोले तो ओवम इज रिलीज्ड इज कॉल्ड, मतलब कि एग बन रहा है और आगे की तरफ रिलीज हो रहा है तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है ओव्यूलेशन, सेकंड ऑप्शन है ओजेनेसिस, तीसरा ऑप्शन है सी ऑप्शन है जेस्टेशन, और लास्ट ऑप्शन है फर्टिलाइजेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चे ओव्यूलेशन आंसर लगा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। ओव्यूलेशन में ही क्या होता है, जो एग बनता है उसी प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहा जाता है। बी ऑप्शन पे जो लिखा हुआ है ओजेनेसिस, इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो एग जब फ्यूज हो जाता है तो उसको बोलते हैं, फिर प्रोसेस जब आगे चलता है। उसके बाद आपका सी ऑप्शन जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है जेस्टेशन। जेस्टेशन 9 मंथ का पीरियड होता है जिसमें पूरा जो है फीटस से लेके बेबी का जो है निर्माण होता है। और लास्ट फर्टिलाइजेशन होता है जिसमें स्पर्म और ओवम मिलकर क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं। तो ये पूरे प्रोसेस है। तो जो बच्चे ए आंसर मार्क कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट है, ए आंसर बिल्कुल राइट है। तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है। द फीमेल फर्स्ट ओव्यूलेशन अकर एट द टाइम ऑफ फर्स्ट क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। ठीक है, आइए वापस आते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं 3 क्वेश्चन मुझे आप लोगों को स्टार्टिंग में कराने होते हैं और उन 3 क्वेश्चन के आंसर आप लोगों के बिल्कुल राइट आए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए तो अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और चैप्टर में रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ बेसिक बातें हम यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ बेसिक सी पॉइंट्स हम यहाँ पर जान सकते हैं। उससे पहले आप ये एनिमेशन देखिए। फीमेल बॉडी और मेल बॉडी का आप लोगों को अलग अलग जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उनको डिस्प्ले किया गया है। ठीक है, तो आइए अब हम कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। रिप्रोडक्शन के फैक्ट्स क्या होंगे? सबसे पहले रिप्रोडक्शन के बारे में पूछा जाता है ये प्रोसेस क्या है, फिजिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है या बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो ये जो प्रोसेस है मेरे प्यारे बच्चों, ये फिजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी 2 पेरेंट मिलकर क्या करते हैं, एक नई संतान को क्या करते हैं, यानी नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देने का काम करते हैं। ठीक है, ह्यूमन जो होता है यूनिसेक्सुअल होता है, यानी अगर मेल है तो मेल ही है, फीमेल है तो फीमेल ही है, ये यूनिसेक्सुअल होता है। और देखिए 2 रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन में क्या होता है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है। स्पर्म इज द मेल गैमेट। अगर आपसे पूछा जाए जो स्पर्म है ये क्या होता है, तो ये मेल के गैमेट्स होते हैं, और जो फीमेल के गैमेट्स होते हैं वो एग बोल दीजिए या ओवम बोल दीजिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब जब मेल और फीमेल के गैमेट्स आपस में मिलेंगे, फ्यूजन करेंगे, तो यहाँ से जो सेल बनता है, सिंगल सेल जो बनता है वो होता है जाइगोट। और यही जाइगोट जब आगे चलता है तो मायोटिक डिवीजन के थ्रू, जब सेल का डिवीजन होता है तो बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स बनते हैं, उन्हीं को ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। ठीक है, आइए अब हम आगे चलते हैं। ठीक, अब अगर मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। आप इस एनिमेशन से देखिएगा कि स्पर्म किस तरीके से एक पूरी जर्नी तय करता है, यात्रा तय करता है। आप देखिए स्पर्म जा रहे हैं, यहाँ से जाते हुए अब ये फिलोपियन ट्यूब में जाएंगे, फिलोपियन ट्यूब के बिल्कुल मिडिल पार्ट में एम्पुला में जाएंगे, और यहाँ पर जाके ये क्या करेंगे, एग को फर्टिलाइज करेंगे। किसी एक सिंगल एग को फर्टिलाइज करते हैं स्पर्म। ठीक है, अगर डबल एग, 2 एग अगर फर्टिलाइज हो गए तो ट्विंस बेबी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक, तो सबसे पहले अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कितने स्टेप्स होते हैं, तो आप कहेंगे कि सर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के 3 स्टेप्स होते हैं। जैसे पहला प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा फर्टिलाइजेशन, और लास्ट होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो अभी इन स्टेप्स के बारे में ही हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो प्री फर्टिलाइजेशन की बात करें तो देखिए मेल गैमेट्स होता है स्पर्म, आपको दिख रहा है, और फीमेल गैमेट्स होता है ओवम, जिसको आपको 3D एसिड में दिखाया गया है। अच्छा, प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है पहले तो गैमेट्स का फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। गैमेट का फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेल में जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है वो स्पर्म के रूप में होता है, और फीमेल में जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है वो जो है ओवम के थ्रू होता है, मतलब ओवम के नाम से जाना जाता है। अब मेल में जो स्पर्म बनते हैं वो जनरली 12 ईयर से बनने स्टार्ट हो जाते हैं, और जब तक मेल जिंदा है, इस पृथ्वी पर मौजूद है, तब तक स्पर्म का प्रोडक्शन होता रहता है। लेकिन ओवम में ऐसा नहीं है। ओवम एक साइकिल के बाद, एक टाइम के बाद, पर्टिकुलर टाइम के बाद ओवम बनने बंद हो जाते हैं। ये एज जो होती है वो फीमेल्स में लगभग मानी जाती है कि 45 ईयर से 50 ईयर के बीच में इनका प्रोडक्शन बंद हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर गैमेट्स का फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है।
और दूसरी बात, उनका ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है, यानी स्पर्म का जो है फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचना भी बहुत जरूरी है। तो इसको हम लोग कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। अब हम नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो मेल का गैमेट है और जो फीमेल का गैमेट है, ये क्या करेंगे, आपस में फ्यूजन करेंगे। ये आपस में क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, एक जायगोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक सेल बनाएंगे, जायगोट बनाएंगे। अच्छा, ये जो फ्यूजन है ये दोनों तरीके से पॉसिबल है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है, जब मेल और फीमेल का जब फर्टिलाइजेशन अगर बॉडी के बाहर होता है, जिसको आपने सुना भी होगा, टेक्नोलॉजी को नाम दिया गया था IVF, ठीक है। और इनसाइड भी हो सकता है, जो कि नॉर्मल होता है। तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और बाहर हो रहा है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन उसको बोला जाता था, ठीक है। अब अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है क्वेश्चन, सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और एक बार फिर बता देता हूं कि ये जो फ्यूजन होता है ये किस जगह होता है। तो ये फीमेल में फैलोपियन ट्यूब में जो मिडल पार्ट होता है, एम्पुला, वहां पे पाया जाता है, ठीक है। वहां पर जाकर जो है आप कह सकते हैं कि यहां पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है या फिर फ्यूजन हो रहा है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब लास्ट स्टेप की बात करते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, होता क्या है, ये जो जायगोट होता है, जो मेल के गैमेट्स और फीमेल के गैमेट के फ्यूजन से बना है, ये डिवाइड होता है। ये क्या होता है, मायोटिकली ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। इसमें क्या होगा, कोशिका का विभाजन हो जाएगा, सेल का डिवीजन हो जाएगा। एक सेल जो पेरेंट्स के सेल है, उनकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी टूट जाएगी। जैसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन की अगर बात करूं तो क्रोमोसोम 46 होते हैं टोटल, तो 23 रह जाएंगे, ठीक है। ये टूट जाएंगे और 4 बनेंगे, और ये ऐसे बनते जाएंगे बनते जाएंगे बनते जाएंगे, और जो सेल का क्लस्टर बनेगा उसी को हम लोग ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो देखिए, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। अ जायगोट डिवाइड माइटोकली डेवलप अ ब्लास्टोसिस्ट देन इनटू एम्ब्रियो एंड फाइनल इन फीटस। आ रही बात समझ में। उसके बाद एनिमल आर क्लासिफाइड ओविपेरियस वेविपेरियस बेस्ड ऑन द वेदर जायगोट डेवलप आउटसाइड, आउटसाइड हो रहा है, और अगर इनसाइड हो रहा है, इसीलिए ह्यूमन जो होता है विविपेरियस होता है। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। तो यहां तक अगर मेरे प्यारे बच्चों किसी को कोई भी डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है। फर्टिलाइजेशन के जो स्टेप्स होते हैं उससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब चलिए, हमने यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के सारे स्टेप्स देख लिए हैं। रिप्रोडक्शन में प्री फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है। अब हम एक क्वेश्चन की यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आइए इसे पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस रिलेटेड टू स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओके, यानी जब फर्टिलाइजेशन हो गया है तो क्या सीक्वेंस आएगा। ये कह रहा है ए ऑप्शन जायगोट, एम्ब्रियो, फीटस, ब्लास्टोसिस्ट। ये गलत है। मैंने आपको क्या बताया था, जायगोट के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है, देन एम्ब्रियो बनता है, और लास्ट में क्या होगा, फीटस होगा। तो यहां पर सी करेक्ट आंसर है। तो जो भी स्टूडेंट यहां पर सी आंसर लगाएंगे वो बिल्कुल ठीक है। ये सीक्वेंस बिल्कुल करेक्ट है, सी आंसर। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व फ्यूजन स्पर्म एंड एग सेल्स रिजल्टिंग फॉर्मेशन जायगोट, जायगोट डिवाइड इन द फॉर्म ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट रीच द, ठीक है, यूट्रस एंड गेट इम्प्लीमेंटेड इन दिस इम्प्लीमेंटेड ब्लास्टोसिस्ट कंटिन्यू टू डेवलपमेंट इनटू द एम्ब्रियो। तो जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है वही यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। आइए बैक जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग यहां पर जानेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात करूं तो बहुत सारी डक्ट होती हैं, इसमें ग्लैंड्स होती हैं, और एक पेयर में टेस्टिस होती हैं, ठीक है। आइए अब इसके बारे में जानते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस, accessory ducts, gland and external genitalia, जिसको पेनिस भी बोला जाता है, ठीक है। अब ये मेल रिप्रोडक्शन में होता है। किसकी पोजीशन कहां पर है आप देख सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक थैली की तरीके से एक फिगर मौजूद है, स्क्रूटम। तो स्क्रूटम के अंदर ही जो होता है टेस्टिस होती है, पेयर में होती हैं ये।
अच्छा, ये होती है आपकी यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड होती है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है स्पर्म को। यहाँ पर चिंगम की तरीके से चबाई हुई एक ग्लैंड होती है सेमिनियल वेसिकल, जो कि स्पर्म्स को फ्लूइड प्रदान करके सीमन बनाते हैं, वीर्य बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एपिडिडेमिस होता है इस जगह। देन ये होता है वास डेफरेंस ट्यूब होती है जो मूवमेंट में स्पर्म को मदद करती है। इतनी बात समझ में आ रही है? आइए अब हम आगे और जानते हैं। यहाँ पर ये जो टेस्टिस होती हैं, यही हमारे मेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है। इसी को मेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है। यहीं से एक हार्मोन निकलता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन कम होता है तो जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें किसी भी मेल का ध्यान सबसे कम रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद टेस्टिस जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड होती हैं? एक पाउच होता है, एक थैली रूप का होता है उसमें, यानी जिसको हम स्क्रूटम कहते हैं। तो ये स्क्रूटम में मौजूद होती हैं। अच्छा, ये स्क्रूटम जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये बॉडी से बाहर होता है। क्यों बॉडी से बाहर क्यों होता है? क्योंकि जो स्पर्म होते हैं उनको थोड़ा सा टेम्परेचर कम चाहिए होता है। जैसे कि अगर मैं बॉडी की बात करूं तो बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मली 36 टू 37 के बीच में कुछ रहता है, या 35 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो स्पर्म इतने टेम्परेचर पर क्या होते हैं, बिल्डअप नहीं हो पाएंगे। तो 2 से 3 या 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उन्हें कम चाहिए। इसीलिए ये जो पाउच होता है स्क्रूटम, ये बॉडी के बाहर होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है स्क्रूटम हेल्प टू मेंटेन द लो टेम्परेचर। क्लियर हो गई बात आप लोगों को? ठीक है, आगे चलते हैं हम। ठीक है, अब ये जो टेस्टिस होती हैं, ठीक है, टेस्टिस प्लूरल वर्ड है, टेस्टिस इसका सिंगुलर वर्ड है। अगर मैं एक टेस्टिस की बात करूं तो उसके अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, खाली जगह होती हैं, जिनको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। और इन्हीं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कंटेन करती हैं 1 to 3 हाई कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूबल्स इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस। ठीक है, यानी 1 से 3 इसके अंदर ट्यूबल्स होंगे, जिसके अंदर एक मतलब कि ये जो 250 कंपार्टमेंट हैं, इन्हीं को हम लोग टेस्टिकुलर ट्यूब्स बोलते हैं। और इनके अंदर अगर मैं बात करूं तो 1 से 3 कॉइल्ड मतलब ऐसे घूमी घूमी टाइप की क्या होती है, सेमनीफेरस ट्यूबल्स होती हैं, और यहीं पर स्पर्म बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को याद रखनी है कि स्पर्म का प्रोडक्शन कहां पर होता है। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है, एग्जामिनर पूछता है। तो ये होता है सेमनीफेरस ट्यूबल्स में होता है। इतनी बात समझ में आ रही है? आइए मैं आपको 3D एसिड में बताता हूं। तो ये एक टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन है। तो इस क्रॉस सेक्शन में यहां पर होती हैं सेमनीफेरस ट्यूबल्स। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर स्पर्म का प्रोडक्शन तो होता है, बट स्पर्म जो होता है यहां पर एक्टिव नहीं होता, मतलब कि मूवमेंट नहीं कर सकता है। बोले तो अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं तो मैच्योर नहीं होता है। ठीक है, फिर आगे बात करें, ईच सेमनीफेरस ट्यूबल इज लाइंड इनसाइड बाय द 2 सेल्स। यानी ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्स होती हैं जो कॉइल्ड होती हैं, इनके अंदर 2 तरीके के सेल पाए जाते हैं। एक होता है मेल जर्म सेल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। और दूसरा होता है सर्टोली सेल। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं, ये जो मेल जर्म सेल होता है यही रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए, है ना। स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो जर्म सेल की वजह से ही होता है। फिर यहां पर सर्टोली सेल का क्या काम होता है? सर्टोली सेल इसको क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। सर्टोली सेल क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से इसमें लेडिंग सेल भी पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं? हार्मोन करते हैं एंड्रोजन। देखिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए बहुत रेस्पॉन्सिबल होता है, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए, एरोजल के लिए बहुत ही ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होता है। उसी तरीके से ये जो लेडिंग सेल होते हैं, यहाँ से जो एंड्रोजन हार्मोन निकलता है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए, यानी मैं बोलूँ तो पुबर्टी के लिए बहुत ज़रूरत है। पुबर्टी का मतलब यहाँ पर यह है कि जब स्पर्म का प्रोडक्शन एक मेल के अंदर होना स्टार्ट हो जाता है तो आप ऐसे समझिएगा कि उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे आवाज़ भारी हो जाना, मस्कुलर बॉडी का बनना, इस तरीके के चेंजेस पाए जाते हैं एंड्रोजन हार्मोन। हालांकि ये एंड्रोजन हार्मोन जो होता है ये बहुत ही कम मात्रा में फीमेल में भी इसका क्या होता है? सिक्रेशन होता है। आगे चलते हैं हम, लेकिन वहाँ पर उसकी अमाउंट बहुत ही कम रहती है।
ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं डक्ट की बात करूं, मैंने आपको बताया ना कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस होती है और डक्ट्स भी होती है। तो एक्सेसरी डक्ट्स की बात करूं तो ये कौन कौन सी होती हैं? ये होती हैं रीड टेस्टिस, वैसा एफ्रेंशिया, एपिडिडिमिस और वास डेफरेंस। आइए मैं आपको एक बार और दिखाता हूं, इस लास्ट वाली फिगर को देखते हैं। देखिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं तो इसमें यहां पर सेमनीफेरियस ट्यूबल्स होती है कॉइल्ड की शेप में। यहां से जो है, अभी मैं आपको एनिमेशन से भी समझाऊंगा, मैं आपको दोनों तरीके से समझाऊंगा। आप पहले 3D एसिड से समझिए, फिर मैं आपको फिगर से भी समझाऊंगा। फिर यहां से स्पर्म आगे चलता है, रीड टेस्टिस में आता है। रीड टेस्टिस के बाद यहां पर क्या होता है, जैसे ये एपिडिडाइमिस में पहुंचता है, तुरंत ये क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। एपिडिडिमिस में पहुंचते ये क्या होता है, मैच्योर हो जाता है। आइए अब ये पूरा सिस्टम जो मैंने आपको वर्बली बताया है, आइए इसको एक एनिमेशन से देखते हैं कि आखिर ये स्पर्म कैसे यात्रा तय करता है। देखिए, जल्दी से एनिमेशन देखिए। ये सेमनीफेरस में स्पर्म बन रहे हैं, रीड टेस्टिस से होते हुए आगे गए हैं, एपिडिडिमिस में गए हैं, वास डेफरेंस में गए हैं, वास डेफरेंस से होते हुए ये सेमिनल वेसिकल से इसमें फ्लूइड आया है, और देन ये जो है यूरिथ्रा के द्वारा आगे जाते हुए पेनिस से ये क्या हो गए, बाहर की तरफ निकल गए हैं। इतनी बात समझ में आई? तो मैंने आपको 3D एसिड से भी बताया पोजीशन, और मैंने एनिमेशन से भी दिखाया कि स्पर्म किस तरीके से एक जर्नी, एक यात्रा तय करता है। ठीक है, तो अब हम बात करें कि एपिडिडिमिस का फंक्शन क्या होता है। तो मेन फंक्शन एपिडिडिमिस का जब भी पूछा जाएगा तो यहां पर आके स्पर्म जो है मैच्योर हो जाता है। ये स्पर्म को मैच्योर करता है, स्टोर करता है और ट्रांसपोर्ट करता है, आगे की तरफ बढ़ा देता है। मैच्योर इन द मीन्स एक स्पर्म का हेड होता है, मिड पार्ट होता है और टेल होता है, पूंछ होती है। तो मैच्योर का मतलब जब टेल वर्क करने लगती है, टेल हिलने लगेगी, तो ये समझ लीजिएगा कि अब स्पर्म आगे की तरफ जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं, जब एपिडिडिमिस में मैच्योर स्पर्म आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वास डेफरेंस एक मस्कुलर ट्यूब होती है जो कि आगे की तरफ स्पर्म को भेज देती है। मैच्योर स्पर्म जो होते हैं उनको एपिडिडिमिस से आगे कहां भेज देती है, यूरिथ्रा में भेज देती है। इतनी बात क्लियर हुई आप लोगों को? आइए आगे देखते हैं। ठीक है, अब जिस तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव में डक्ट्स होती है, उसी तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव में जो है कुछ ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं। इसमें पेयर्ड में यानी 2 सेमिनल वेसिकल ग्लैंड पाई जाती है, ये लिखा हुआ है। इसमें एक सेब की तरह, एप्पल देखा है ना आपका कटा हुआ, उसकी तरीके से प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है, और जोड़े में पेयर्ड में इसमें पाई जाती है वोल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये देखिए, वोल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसका एक नाम और होता है मेरे प्यारे बच्चों, कूपर्स ग्लैंड। मैं इसको एक बार मार्क करके दिखा देता हूं। ये पेयर में होती हैं और बड़ी छोटी होती है, मटर के दाने की तरीके से दिख रही होती हैं। ठीक है, अब सेमिनियल वेसिकल ग्लैंड क्या करती है, जो स्पर्म होती है उनको फ्लूइड प्रदान करती है। इससे कुछ फ्लूइड्स निकलते हैं, वो फ्लूइड्स क्या करते हैं, सीमन यानी वीर्य का निर्माण करते हैं स्पर्म के अंदर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? मैं आपको सीमन के बारे में भी बताऊंगा, डोंट वरी। उसके बाद ये जो फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड के अंदर क्या क्या होता है, फ्रुक्टोज होता है, प्रोटीन्स होती हैं, सिट्रिक एसिड होता है, कुछ इनऑर्गेनिक फास्फोरस और पोटेशियम भी पाए जाते हैं। अगर कभी आपसे पूछा जाए, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी शुगर है, उस शुगर का टाइप बताइए जो कि स्पर्म को नरिश करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। जैसे ऑप्शन में उन्होंने कार्बोहाइड्रेट बोल दिया, शुगर में ग्लूकोज बोल दिया, सुक्रोज बोल दिया, फ्रुक्टोज बोल दिया, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज ही वो शुगर है जो कि स्पर्म्स को क्या करती है, नरिश करते हैं यानी न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम इसकी पोजीशन देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सेमिनियल वेसिकल ग्लैंड ये यहां पर होती है। ये थोड़ी सी क्या होती है, जैसे चिंगम नहीं चबा देते, तो चिंगम चबाने के बाद आपने कभी देखा होगा अजीब सी वो पतली पतली सी दिखती है, तो च्युइंग करी गई च्युइंगम की तरीके से दिखती है। ठीक है, और ये पेयर्ड में होती है, 2 होती हैं इस तरफ, एक इस तरफ और दूसरी उस तरफ। देन उसके बाद जो है स्पर्म यहाँ पर क्या होगा, देखिए स्पर्म यहाँ से यहाँ पर बना, सेमनीफेरियस में बना, एपिडिडिमिस से गया, यहाँ पर ये क्या हुआ, एक्टिव हो गया, मैच्योर हो गया, और ये वास एफरेंस से ये
स्पर्म एक यात्रा तय करता हुआ इधर आ रहा है। तो जैसे ही स्पर्म यहाँ पर आएगा तो यहाँ से सेमिनियल फ्लूइड जो है इसके अंदर मिक्स हो जाएगा और इधर से प्रोस्टेट ग्लैंड से फ्लूइड मिक्स हो जाएगा और इधर से जो कूपर्स ग्लैंड है वहाँ से फ्लूइड मिक्स हो जाएगा और देन ये इस तरीके से बाहर की तरफ। तो क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? तो सेमिनियल वेसिकल ग्लैंड की पोजीशन मैंने बता दी। अब बात आती है प्रोस्टेट ग्लैंड की। तो प्रोस्टेट ग्लैंड ये होती है, ये कुछ एप्पल की तरीके से दिखती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये किसकी तरीके से दिखती है? एप्पल की तरह। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो करती है ये भी फ्लूइड्स सीक्रेट करती है और इन फ्लूइड का काम भी यही है कि जिस तरीके से सेमिनियल वेसिकल ग्लैंड के फ्लूइड जो हैं स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, वैसे ही प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाले फ्लूइड्स भी स्पर्म को प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। फिर थर्ड नंबर पर आती है पेयर्ड में कौन सी ग्लैंड्स? वल्वोयूरेथ्रल ग्लैंड्स, जिनको हम कूपर्स ग्लैंड्स भी कहते हैं। ये कुछ मटर के दाने की तरह दिखती हैं, पी की तरह दिखती हैं, ठीक है। ये जो अपने सीक्रेट करती हैं, ये कूपर्स ग्लैंड जो सीक्रेट करती है, ये एक एल्कालाइन फ्लूइड सीक्रेट करती है। अच्छा, इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि देखिए जब यूरिन पास हो रहा होता है तो यूरिन जो होता है वो एसिडिक होता है, तो उसको कम करने के लिए यानी उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो है इस ग्लैंड से, वुल्वोयूरेथ्रल ग्लैंड से जो फ्लूइड निकलता है वो क्या करता है? यूरिन के एसिडिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, कम कर देता है, क्योंकि ये एल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है। इसके अलावा जो यूरिथ्रा होता है, यूरिथ्रा ये उसको क्या करता है? ये चिकनाहट प्रदान करता है, यानी ल्यूब्रिकेट करता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने स्पर्म की बात की, अब मैंने आपको बताया था कि स्पर्म के साथ जब ये फ्लूइड मिल जाते हैं तीनों ग्लैंड से निकलने वाले, तीन टाइप की जो ग्लैंड्स हैं, तो वहां पर फिर सीमन का निर्माण होता है, वीर्य का निर्माण होता है। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि एक ऑर्गेनिक फ्लूइड है और ये कंपोज्ड होता है स्पर्म से और मैनी टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स, जो कि सेमिनियल वेसी ग्लैंड से निकलते हैं, दो होती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलते हैं और वल्वोयूरेथ्रल ग्लैंड जो भी पेयर में होती हैं, 2 होती हैं टोटल, वहाँ से निकलने वाले फ्लूइड से बनता है। एक हेल्दी मैन की बात करें तो ये 5 ml से 7 ml जो सीमन होता है वो वन टाइम में बॉडी से बाहर डिस्चार्ज होता है, ठीक है, 5 ml टू 7 ml, ठीक। अब अगर मैं बात करूँ सीमन में, तो सीमन के अंदर जो, अगर मैं सीमन को 100% मान लूँ तो उसके अंदर स्पर्म्स की संख्या कितनी होगी? 2% से 10% की होगी। हालांकि ये कोई ऑथेंटिकेटेड डेटा नहीं है, क्योंकि स्पर्म के जो नंबर्स होते हैं सीमन के अंदर वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं और एज पे भी वेरी करते हैं, क्योंकि 12 ईयर की एज से स्पर्म बनने शुरू हो जाते हैं और जब तक इंसान की मृत्यु नहीं हो जाती ये बनते ही रहते हैं बस। हालांकि क्या होता है, ये कम हो जाते हैं। लेकिन अगर हम एक हेल्दी पर्सन की बात करें, बहुत ही हेल्दी है, तो आप बोल सकते हैं कि 100 मिलियन से 200 मिलियंस के बीच जो है स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। बट ये डेटा पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इसलिए इसके लिए कोई भी ऑथेंटिकेटेड डेटा नहीं होगा। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मैंने बहुत सारे फैक्ट्स आपको बताए। स्पर्म किस तरीके से यात्रा तय करता है ये भी बताया। आइए अब इस पर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाए। तो आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ चुका है, इसको पढ़ते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्ट स्पर्म, यानी स्पर्म जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है पहले कहाँ जाता है फिर बाद में कहाँ जाता है, तीसरे नंबर पे उसका स्टेप कहाँ होता है, तो करेक्ट सीक्वेंस आप लोगों को बताना है। ए ऑप्शन है टेस्टिस, वास डेफरेंस, यूरिथ्रा। ओके, टेस्टिस, यूरिटर, देखिए यूरिटर में तो जाएगा ही नहीं क्योंकि वहाँ तो यूरिन का काम होता है, तो बी ऑप्शन तो होगा नहीं। टेस्टिस, यूरेथ्रा, यूरिटर, ये भी गलत हो गया, यूरिटर का कोई मतलब नहीं है। टेस्टिस, वास डेफरेंस, यूरिटर, तो यूरिटर तो यहाँ पर गलत है जहाँ पर भी है। क्यों? क्योंकि रीज़न सीधा है, वो तो यूरिटर जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक पार्ट होता है, ठीक है। किडनी से निकलने वाले यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचाने का काम करते हैं ये दो यूरिटर। एक किडनी में एक यूरिटर होता है, दूसरी किडनी में दूसरा यूरिटर होता है, जो कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ाया भी था। तो आइए यहाँ पर आंसर ए मार्क करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिनका भी आंसर ए आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन अ सीरीज, ट्रांसपोर्ट स्पर्म, टेस्टिस, देन उसके बाद क्या जाएगा ये, फिर ये जाएगा वैश्य एक मिनट, इसमें मार्क कर देते हैं हम लोग।
टेस्टिस, वेसा एफ्रेंशिया, एपिडिडिमिस, वास डेफरेंस और देन ग्लैंड से होता हुआ ये कहाँ पर जाएगा, मतलब ग्लैंड से फ्लूइड मिलेंगे, ठीक है, ग्लैंड से क्या होगा, फ्लूइड मिलेंगे, ग्लैंड में जाएगा नहीं, ग्लैंड से फ्लूइड इसमें ऐड हो जाएंगे, यूरिथ्रा, और देन पेनिस से बॉडी के बाहर हो जाएगा। ठीक है, आइए तो दूसरे क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए तैयार है। क्वेश्चन क्या है, द स्पर्म अचीव मोटिलिटी एंड मैच्योरिटी, यानी ये मूवमेंट भी करेगा, मैच्योरिटी भी ले लेगा, तो आंसर क्या होगा। तो ए ऑप्शन कह रहा है कूपर ग्लैंड। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो आपकी कूपर्स ग्लैंड होती हैं ये सिर्फ एक फ्लूइड प्रदान करती हैं स्पर्म को, जिससे सीमन का निर्माण होता है और स्पर्म का सुरक्षा होती है और न्यूट्रिशन मिलता है। दूसरा है सेमिनियल वेसिकल, ये भी एक ग्लैंड होती है, तो ग्लैंड है तो एक फ्लूइड प्रदान करेगी। प्रोस्टेट भी एक ग्लैंड होती है, ये भी क्या करती है, फ्लूइड प्रदान करती है ना। तो लास्ट में आपका एपिडिडिमिस, तो स्पर्म जो होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबल से जब आगे चलते हैं, ठीक है, रीड टेस्टिस से होते हुए, वेसा एफ्रेंशिया से होते हुए कहाँ पर पहुँचते हैं, एपिडिडिमिस में पहुँचते हैं। तो तुरंत ये क्या होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं और मूवमेंट करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। तो चलिए इसको मार्क करते हैं। सॉल्यूशन आपके सामने है, जो मैंने एक्सप्लेन किया था सारा सॉल्यूशन यहां पर है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोड्यूस स्पर्म सेल्स, यानी ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो मैंने आपको पढ़ाया है, आपको बताना है उसका कौन सा पार्ट क्या करेगा, स्पर्म का प्रोडक्शन करेगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था स्क्रूटम। स्क्रूटम तो एक थैली होती है, एक पाउच होता है जिसके अंदर टेस्टिस होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। देन वास डेफरेंस क्या करता है, एक मस्कुलर ट्यूब होती है जो स्पर्म को पूरी यात्रा तय कराते हैं। देन अगर मैं कहूँ एपिडिडेमिस, एपिडिडेमिस में जाके स्पर्म क्या होता है, मैच्योर हो जाता है और मूवमेंट करने के लिए तैयार होता है, यानी उसकी टेल जो है वो वर्क करने लगती है। तो यहाँ पर आपका आंसर सी होगा। स्पर्म जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में जो जर्म सेल्स होते हैं वहाँ से इनका निर्माण होता है, और जो सर्टोली होते हैं वो सेल उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो यहां पर जो मैंने एक्सप्लेन किया है सब यहां पर प्रोसेस लिखा हुआ है। बैक आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ लिया है। आइए अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं। तो जिस तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एसेसरी डक्ट होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, ऐसी सेम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी कुछ ऑर्गन्स पाए जाते हैं, कुछ पार्ट्स पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं आप यहां पर देख सकते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है एक पेयर में ओवेरीज होती हैं। ओवेरीज जो होती हैं यहीं से ओवम का निर्माण होता है। फिर एक ओविडक्ट होती है, ओविडक्ट बोले तो फैलोपियन ट्यूब। तो आप देख सकते हैं ये एवोरी है, और इसके बाद आप ये देख सकते हैं ये है आपका ओविडक्ट, जिसको फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, ओविडक्ट भी बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। हालांकि इसके 3 पार्ट होते हैं, और ये जो आपको दिख रहा है ऐसे जाला टाइप का आपको जो दिख रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब का एक पार्ट बोलते हैं फ्लिम्बरी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फ्लिम्बरी। आइए इसके बारे में भी डिटेल में जानेंगे। उसके बाद यूट्रस होता है, सर्विक्स होता है और वजाइना होता है। ठीक है, इतना जो पार्ट होगा वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कंसीडर होगा। ठीक है, जिस तरीके से मेल में टेस्टिस जो होते हैं वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, वैसी फीमेल में ओवेरी को माना जाता है। ठीक है, क्योंकि यहां से फीमेल गैमेट्स बनता है, जिसको ओवम भी कह सकते हैं, एग भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ओवेरी से हार्मोन्स भी निकलते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है एस्ट्रोजन। ओवेरी से एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, और एक हार्मोन और निकलता है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, एक और हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन का नाम क्या है, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ये दोनों हार्मोन यहां से ओवेरी से निकलते हैं। एक ओवेरी की अगर साइज की बात करें तो ये 2 to 4 सेंटीमीटर होता है इन लेंथ में। आइए अब हम इन हार्मोन्स के बारे में जानते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो एक बार आप यहां पर देखिए, ये हो गया ओवेरी, फैलोपियन ट्यूब हो गया,
ये हो गया यूट्रस। यूट्रस के कुछ पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं जो भी मैं आपको बताऊंगा। फंडस होता है, ठीक है, और सर्विक्स होता है, ठीक है। ये सब मैं आपको आज बताने वाला हूँ आज ही की क्लास में, ठीक है। आप 3D एसिड में देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है इसको हम लोग फीमेल हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यही रेस्पॉन्सिबल होता है फीमेल्स के अंदर जो है सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करने के लिए। यानी अगर एस्ट्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन कम होता है, एस्ट्रोजन का अगर सीक्रेशन कम होगा तो जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती है उसमें जो है फीमेल्स का जो है ध्यान कम रहेगा, और जो पुबर्टी होती है उसका भी ढंग से डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। जैसे मेमोरी ग्लैंड होती हैं वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाती हैं, और ओवम ठीक से प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं। तो इसके लिए सबके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन ही रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड हार्मोन की मैंने जो आपको बात कही थी, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है ये क्या करता है, इसको प्रेगनेंसी के लिए भी जाना जाता है, यानी इसको फीमेल में प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, मैं बोल रहा था कि ये जो हार्मोन है ये प्रेगनेंसी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता क्या है, जैसे कोई ओवम है, मतलब बहुत सारे ओवम्स में अगर मैं कहूँ या बहुत सारे एग्स में मैं कहूँ, अगर ये ओवेरी से रिलीज हो रहे हैं और ये किसी स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज्ड नहीं हुए, ठीक है, किसी स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज नहीं हुए, तो कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है ये क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम जैसे ही डिस्ट्रॉय होता है तो जो मासिक साइकिल होती है, मेनिस्ट्रल साइकिल्स होती है, ये क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। इतनी बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर कोई ओवम किसी भी स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज्ड हो गया है तो ये जो हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है, ये क्या करता है, ये ब्लड वेसल्स का डेवलपमेंट स्टार्ट कर देता है ना। ब्लड वेसल्स का डेवलपमेंट स्टार्ट कर देता है ताकि जो फीटस है उसको न्यूट्रिशन पहुंचता रहे, ठीक है, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ दिस हार्मोन। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा, ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स का निर्माण करने के बाद फीटस को न्यूट्रिशन तो प्रोवाइड करता ही है, लेकिन अगर कोई ओवम किसी स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज हो गया है तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ही जो है फीमेल्स में उस टाइम मेमोरी ग्लैंड्स को क्या करते हैं, बड़ा कर देते हैं, ठीक है। इतनी बात सभी को समझ में आई है, आगे चलते हैं, ठीक। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने ओवरी के बारे में यहां पर पढ़ लिया है। ओवेरी में कौन कौन से, अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से उसमें से हार्मोन्स निकलते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सारे हार्मोन्स के बारे में हमने पढ़ लिया है, उन हार्मोन्स के फंक्शंस के बारे में पढ़ लिया है। अब चलिए आगे चलते हैं। यहां पर इस 3D एसिड में आप देख सकते हैं, यहां पर ओवेरी से यहां से एक एग जाएगा फिलिम्ब्री के होते हुए इस तरीके से, और ये ओविडक्ट से इस तरीके से होता हुआ यहां पर कहीं पर ये फर्टिलाइजर है ना, फर्टिलाइज हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन इसकी हो जाएगी, देन ये यहां पर फिर यूट्रस में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी को हम लोग, इतने लंबे पार्ट को क्या बोलते हैं, ओविडक्ट बोलते हैं या फिर फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब। तो आपसे एग्जाम में कई बार ओविडक्ट की लेंथ पूछी जाती है, तो ये तो दो होती हैं, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में होती हैं, और इनकी जो लेंथ होती है वो 10 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर के बीच में कुछ होती है, ठीक है। अब ओविडक्ट का बस काम इतना ही है कि जो एग है, जो ओवेरी से एग बना है, वो एग जब ओविडक्ट में जाएगा तो वहां पर वो उसको स्टोर कर लेगा और साथ के साथ नरिश करेगा, मतलब कि पोषण प्रदान करेगा, ठीक है, ओवम को, और फिर आगे की तरफ ट्रांसफर कर देगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, आगे की तरफ यहां यूट्रस में क्या करेगा, उसको ट्रांसफर कर देगा कि भाई जाओ आगे। फिर मैंने अभी आपको बताया था कि फनल लाइक शेप होती है ना, इस तरीके से, ये देखिए फनल लाइक शेप मिल रही है आपको, दिख रही होंगी ये फनल लाइक शेप, ये फैलोपियन ट्यूब का एक हिस्सा होता है, ठीक है। और ये जो फनल लाइक शेप आप लोगों को दिख रही है, इसी को हम लोग फिलिम्ब्री भी बोलते हैं। ये फिलिम्ब्री क्या करती है, ओवम को ओवेरी से लेकर हेल्प करती है, ओवेरी से लेकर कहते हैं कि मूवमेंट करने में, ओविडक्ट के एम्पुला तक पहुंचने में क्या करती है, हेल्प करती हैं। अच्छा, मिडल पार्ट जो होता है ओविडक्ट का यानी फैलोपियन ट्यूब का जो होता है, उसको नाम क्या दिया गया है, एम्पुला। उसको क्या नाम दिया गया है, एम्पुला।
तो एम्पला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फैलोपियन ट्यूब का ये जो मिडल पार्ट होता है एम्पला, यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है, यानी यहीं पर ओवम और स्पर्म आपस में क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे और जाइगोट बनाएंगे। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी। उसके बाद यही अगर मैं बात कर दूं, अब मान लीजिए अगर कोई एग फर्टिलाइज हो गया है, ये एग मान लेते हैं फर्टिलाइज हो गया है, तो जब ये यूट्रस में जाएगा तो यहां पर ये जुड़ता है, यानी ओविडक्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब जहां पर जुड़ती है उस पार्ट को स्थमस कहा जाता है। आप देख सकते हैं, ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है द पार्ट ऑफ द ओविडक्ट अटैच्ड टू द यूट्रस इज कॉल्ड स्थमस। इतना समझ में आ रहा है? चलिए आगे की तरफ चलते हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, अब ये जो यूट्रस होता है इसको वॉम भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, यूट्रस की जो वॉल होती है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें 3 लेयर पाई जाती है। ये लेयर आपको याद रखनी है क्योंकि एग्जामिनर पूछता है। पेरीमेट्रियम, मेयोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम, ये तीनों लेयर आप लोगों को याद रखनी है। अच्छा, यूट्रस के 3 पार्ट होते हैं, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी आप लोगों को याद रखने हैं। पहला पोर्शन होता है फंडस। चलिए आइए मैं इसको इसमें दिखा भी देता हूं, आप यहां पर इसको देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये यूट्रस का पार्ट होता है फंडस। दूसरा क्या होता है, कॉर्पस, और लास्ट होता है सर्विक्स। सर्विक्स, तो सर्विक्स यहां पर एक बहुत नैरो सी जगह होती है, इस पार्ट को कहते हैं जो आफ्टर वजाइना आता है। ठीक है, आपको समझ में आ रही है बात? सर्विक्स। तो 3 पार्ट होते हैं यूट्रस के, ये आप लोगों को याद रखने हैं। यूट्रस में तीनों लेयर के नाम आप लोगों को याद रखने हैं, और यूट्रस में आपको ये भी याद रखना है वजाइना में के बाद जो पार्ट आता है यूट्रस का वो कौन सा होता है, सर्विक्स होता है। इसके अलावा यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 ग्लैंड भी पाई जाती हैं, मतलब 2 ग्लैंड होती हैं, ग्रुप्स में होती हैं, जिन ग्लैंड्स को नाम दिया जाता है बार्थोलियन ग्लैंड्स। बार्थोलियन ग्लैंड्स, ठीक है, ये वल्वा के पास होती है। जो फीमेल जेनेटेलिया होता है उसको जब फ्रंट से देखा जाएगा तो वो वल्वा के पास होती है, ये दोनों ग्लैंड्स। ठीक है, ये ग्रुप में होती हैं, यानी कहने का मतलब ये 2 होती हैं। ठीक है, और इनका भी साइज बिल्कुल मटर के दाने की तरह ही होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो बार्थोलियंस ग्लैंड्स होती हैं ये कितनी होती हैं, ये 2 होती हैं, यानी एक पेयर में होती हैं, 2 होती हैं। ठीक है, और ये मटर की तरह दिखती हैं, मटर का दाना होता है उसकी तरह दिखती है। ठीक है, और इनका काम क्या होता है, ये सीक्रेट करती हैं म्यूकस। म्यूकस किसको कहा जाता है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है उसको कहा जाता है, और ये वजाइना को क्या करता है, चिकनाहट प्रदान करता है, यानी लुब्रिकेटेड रखता है। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। आइए आगे चलते हैं। तो अब हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी फिनिश कर लिया है। किसी भी स्टूडेंट्स का अगर कोई भी डाउट है तो वो बिल्कुल मेरे से पूछ सकता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ गया है, देखते हैं, आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। फैलोपियन ट्यूब जो बी ऑप्शन है, बिल्कुल मैंने आपको बताया है, जिसको ओविडक्ट भी कहते हैं। वल्वा, फीमेल जेनेटेलिया का फ्रंट पार्ट में वल्वा होता है। ओवेरी, जहां पर ओवम और एग्स का निर्माण होता है। लेकिन वास्ट डिफरेंस जो ए ऑप्शन है ये मेल्स में पाया जाता है। मस्कुलर ट्यूब होती है जो स्पर्म को यात्रा तय कराती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ए आंसर लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। तो फैलोपियन ट्यूब हो गया, वल्वा हो गया, ओवेरीज हो गई, ये सब किसके हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव के पार्ट है। जबकि वास्ट डिफरेंस किसका पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द पेयर शेप्ड, पेयर मतलब नाशपाती एक फल होता है उसकी तरह कह रहे हैं, मस्कुलर ऑर्गन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड वॉम। तो आपको बताना है, यूरेटर, यूरेटर किडनी से निकलने वाले मस्कुलर ट्यूब्स होती हैं, मैंने आपको बताया है 2 होती हैं ये, जो कि यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाने का काम करती हैं। यूरिथ्रा, यूरिथ्रा आप लोग जानते हैं, यूरिथ्रा से जो होता है यूरिन पास होता है। फैलोपियन ट्यूब, और लास्ट है यूट्रस। यही यूट्रस जो होता है ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, ये नाशपाती एक फल होता है, पेयर, उसकी तरीके से दिखता है। तो ये हमारा सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं सॉल्यूशन जो मैंने एक्सप्लेन किया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से आज ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने फिनिश कर दिया है। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो सेल चैप्टर से स्टार्ट होगी,
है ना, सेल चैप्टर में आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। आइए कुछ समय देते हैं और देखते हैं आज पूरी क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है। एक समरी को देख लेते हैं एक नज़र में, ठीक है, आपको पूरी समरी दिखेगी, आप देख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया ह्यूमन जो है यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमंस के अंदर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद मेल गैमेट्स को मैंने बताया स्पर्म होते हैं, फीमेल गैमेट्स को मैंने बताया ओवम या एग दिया जाता है उनको नाम। मेल और फीमेल के जब गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं तो जो सेल बनता है वो जायगोट होता है। यही जायगोट आगे टूटकर ब्लास्टोसिस्ट बनाता है, यानी यहाँ पर सेल डिवीजन होता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो इसमें 3 स्टेप होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन यानी गैमेट्स का बनना और ट्रांसफर होना, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेट्स का फॉर्मेशन जरूरी है और ट्रांसफर्स होना जरूरी है, यानी स्पर्म का ओवम तक पहुंचना जरूरी है, ठीक है। देन फर्टिलाइजर में आप देख सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन में इस प्रोसेस में मेल और फीमेल के गैमेट्स आपस में मिलकर फ्यूज हो जाएंगे और जायगोट बना देंगे, ठीक है। अच्छा, फ्यूजन जो है वो बॉडी के बाहर भी हो सकता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है आईवीएफ टेक्नोलॉजी के थ्रू, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो कि नॉर्मल होता है। आपसे कई बार पूछा जाता है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव में किस जगह होता है, तो आप बोलेंगे फैलोपियन ट्यूब यानी ओविडक्ट। उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन में यही जायगोट जो है माइटोकली, इसका क्या होगा, कोशिका विभाजन होगा, सेल डिवीजन होगा और यहाँ पर जो है एम्ब्रियो बनेगा, ये मैंने बताया था। आगे चलते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किससे बनता है। इसमें एक पेयर में टेस्टिस होती हैं, कुछ एसेसरी डक्ट्स होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं और एक्सटर्नल जेनेटेलिया होता है जिसको हम पेनिस बोल सकते हैं। टेस्टिस जो होती हैं ये पेयर में 2 होती हैं और यही प्राइमरी ऑर्गन होती हैं जो कि मेल में सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। ये एक पाउच के अंदर रखे होते हैं टेस्टिस, जिनको हम स्क्रूटम कहते हैं, पाउच को, ठीक है। स्क्रूटम में क्यों होते हैं, क्योंकि स्क्रूटम बॉडी के बाहर इसलिए होता है क्योंकि जो स्पर्म होते हैं उनको हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उससे कम टेम्परेचर चाहिए होता है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए होता है। फिर उसके बाद इसी स्क्रूटम के अंदर जो है टेस्टिस जो रखी हुई है, अगर हम उन्हें क्रॉस सेक्शन करके देखें तो वहाँ पर आपको 250 कंपार्टमेंट्स मिलेंगे और इन कंपार्टमेंट्स को नाम क्या दिया जाता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं हट जाता हूँ, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं इनमें 1 to 3 एक कॉइल्ड शेप में इस तरीके से कॉइल्ड शेप में ट्यूब्स होती है जिनको हम सेमनीफेरस ट्यूबल्स कहते हैं। और ये सेमनीफेरस ट्यूबल्स के ही अंदर 2 तरीके के सेल पाए जाते हैं, एक हो गया जर्म सेल और दूसरा हो गया सर्टोली सेल। जर्म सेल जो होता है वो स्पर्म का प्रोडक्शन करता है और सर्टोली सेल जो होता है वो क्या करता है, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रदान करता है। फिर लीडिंग सेल जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये सीक्रेट करते हैं एंड्रोजन हार्मोन को सीक्रेट करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं मेल एसेसरी डक्ट्स की, तो इन डक्ट्स में क्या होता है, इन डक्ट्स में होता है रीट टेस्टिस। होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जब स्पर्म जो है सेमनीफेरस ट्यूबल्स के आपके जर्म सेल में प्रोड्यूस हो जाता है तो देन फिर ये रीट टेस्टिस से होता हुआ आगे बढ़ता है, वेशा एफ्रेंशिया से होता हुआ जैसे एपिडिडेमिस में जाता है। एपिडिडेमिस में जाते ही ये मैच्योर हो जाता है और देन ये मूवमेंट करने के लिए तैयार हो जाता है और वास डेफरेंस से होता हुआ ये आगे की तरफ यूरिथ्रा में पहुंचता है, ठीक है। तो एपिडिडेमिस का फंक्शन होता है सिर्फ स्पर्म को मैच्योर करना, स्टोर करना और आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट करना। वास डेफरेंस का भी यही काम होता है, ये एक मस्कुलर ट्यूब होती है और इसका भी काम यही होता है, ये क्या करता है, स्पर्म को आगे की तरफ मूवमेंट करने में मदद करता है। जब स्पर्म आगे की तरफ बढ़ता है, वास डेफरेंस से होता हुआ आगे जाता हुआ होता है, तो इसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर एक पेयर में यानी 2 ग्लैंड मौजूद होती है, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, एक सिंगल ग्लैंड मौजूद होती है प्रोस्टेट, और पेयर में 2 ग्लैंड मौजूद होती हैं जिनको हम बोलते हैं वॉल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड। इन तीनों ग्लैंड से, तीनों टाइप की ग्लैंड से कुछ फ्लूइड्स निकलते हैं जो स्पर्म के साथ मिलकर सीमन का निर्माण करते हैं। तो ये मैंने आपको सारी बातें बताई यहाँ पर। फ्लूइड, ये जो सेमिनल फ्लूइड होता है इसके अंदर फ्रुक्टोज होता है, प्रोटीन होता है, साइट्रिक एसिड होता है और फास्फोरस एंड पोटेशियम पाए जाते हैं, ठीक है। प्रोस्टेट सीक्रेट करता है फ्लूइड जो कि नरिश करता है और प्रोटेक्ट करता है स्पर्म को। उसके बाद
वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है मटर के साइज की तरह होती है, मैंने आपको बताया, और यहाँ से भी एल्केलाइन फ्लूइड निकलता है जो यूरिन के एसिडिक इफेक्ट को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, साथ के साथ यूरिथ्रा को क्या करता है, ये लुब्रिकेट करता है। ठीक है, सीमन के बारे में मैंने आपको बताया कि ये स्पर्म और कुछ फ्लूइड से मिलकर बना होता है। नॉर्मल अगर इसकी अमाउंट की बात करें तो एक हेल्दी पर्सन में 5 ml to 7 ml होता है, और 100% सीमेन के अंदर अगर हम स्पर्म काउंट की बात करें तो ये 2% से 10% के बीच में होता है। इतनी बात आज हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जानी। देन फिर मेरे प्यारे बच्चों हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जाना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पेयर में ओवेरीज होती हैं, 2 ओवेरीज होती हैं इधर आप देख सकते हैं। एक ओविडक्ट होती है जिसको फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, यूट्रस होता है ना, यूट्रस के 3 पार्ट होते हैं, और वजाइना होता है। ओवेरी के बारे में मैंने आपको बताया था, ये प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है क्योंकि यहीं से फीमेल गैमेट्स बनता है, ओवम, जिसको हम एग भी कहते हैं। फिर ओवेरी की लेंथ जो होती है 2 to 4 सेंटीमीटर होती है, ये आप लोगों को बताया गया। ठीक, फिर इस ओवेरी से निकलने वाले 2 हार्मोन्स के बारे में मैंने आपको बताया, जो कि हार्मोन थे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, है ना। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों के अलग अलग काम थे। एस्ट्रोजन जो था ये डेवलप करता था फीमेल में सेक्सुअल कैरेक्टर्स को, ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है ये प्रेगनेंसी के लिए जाना जाता था। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती थी तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है कॉर्पस लुटियम को डिस्ट्रॉय करके जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को स्टार्ट कर देता है। बट अगर एग का फर्टिलाइजेशन हो गया है तो ये ब्लड वेसल्स का निर्माण करके एम्ब्रियो को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रदान करता है। इसके अलावा यही प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है मैमरी ग्लैंड्स को क्या करता है, लार्ज करता है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने जानी। ठीक है, अब ओविडक्ट की बात करें तो ओविडक्ट 2 होती हैं, इन्हीं का नाम फैलोपियन ट्यूब होता है। इनका साइज 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। ओविडक्ट में मैंने आप लोगों को बताया कि ओवम जो है जब पहुंचता है तो वहां पे नरेस होता है, स्टोर होता है, ये सारी बात बताई, और आगे की तरफ यूट्रस में क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हमने यहाँ पर ओविडक्ट जो है फैलोपियन ट्यूब है, इसके एक साइड में इस तरफ जो ओवेरी से जुड़ा होता है फनल लाइक शेप होती है। मैंने बताया ये क्या होता है, फिल्मरी होती हैं। ये हेल्प करती हैं उस ओवम को, उस एग को ओवरी से निकलकर ओविडक्ट तक यानी फैलोपियन ट्यूब तक जाने में। फिर फैलोपियन ट्यूब का जो मिडल पार्ट है मैंने आपको बताया उसका नाम होता है एम्पुला, और रियल फर्टिलाइजेशन जो स्पर्म और एग का होता है वो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में ही होता है। अब फैलोपियन ट्यूब का जो पार्ट यूट्रस से अटैच्ड होता है उसको स्थमस कहा जाता है। ठीक है, आगे यूट्रस पे वॉल पाई जाती है, और यूट्रस पे जो वॉल होती है उसकी 3 लेयर होती हैं। आप लोगों को वो तीनों लेयर के नाम याद रखने हैं। यूट्रस के 3 पार्ट होते हैं, फंडस, कॉर्पस और सर्विक्स, ये भी आप लोगों को याद रखने हैं, है ना। यूट्रस ओपन इनटू वजाइना, यानी यही यूट्रस कहाँ पर ओपन होता है, वजाइना में होता है, और उससे पहले एक नैरो बहुत ही पतला सा रास्ता होता है जिसको हम सर्विक्स कहते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फीमेल जेनिटेलिया में एक पेयर में ग्लैंड होती है, बार्थोलियंस ग्लैंड पेयर में होती हैं, यानी 2 होती हैं, और ये मटर के दाने की तरह होती हैं, पी की तरह होती हैं, और ये वजाइना को क्या करते हैं, लुब्रिकेट करते हैं। तो इतनी सारी बातें मैंने आप लोगों को आज की इस क्लास में, ये सारे फैक्ट्स मैंने आप लोगों को बताए। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की क्लास आज की ख़त्म होती है। अब नेक्स्ट क्लास में सेल स्टार्ट होगा, तो आप लोगों को सेल के बारे में पढ़कर आना है। सेल थोड़ा सा लंबा चैप्टर है तो काफ़ी दिन तक चलेगा, तो उसके बारे में पढ़कर आना। आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है, यहाँ पर नहीं देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपका होमवर्क है, और आप लोग बिलीव करिए कि मैं एक एक बच्चे की कमेंट में आंसर जाके देखता हूँ कि कौन कौन बच्चे आंसर दे रहे हैं। तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश होती है। जय हिंद, गुड बाय। Keep imbibing. We believe in you.